सभी को नमस्कार। आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है पूरा फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड, किस तरह से उसका करंट बिजनेस दिखता है और वेयर बिजनेस का किस तरह से ग्रोथ देखी जा सकती है। क्योंकि आज जो हम स्टॉक्स को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है बाटा, रिलैक्सो, मेट्रो ब्रांड्स और कैंपस। और करेंटली इनका प्राइस क्या चल रहा है सितंबर 2024 में, और फ्यूचर के इसके प्राइस आउटलुक क्या दिख के आते हैं 25 में और 27 में, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के वीडियो के लिए ये जो 4 बटन है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बटन है शेयर बटन। ये वीडियो को आप शेयर करके अपने पास पर्सनल व्हाट्सएप पे रखिए, अपने पर्सनल फैमिली ग्रुप पे रखिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो को देखने के बाद आप एक डिसीजन लो, या ऑलरेडी आपने इन्वेस्टिंग कर रखी है, लेकिन ये वीडियो से आपको फ्यूचर रेफरेंसेस भी मिलेंगे। अगर आप फुटवेयर इंडस्ट्री के किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो आप इन वीडियो को रिव्यू करके दोबारा देख सकते हो कि किस तरह से वो स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपको हेल्प होगी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज के वीडियो का जो हमारा मेन कंटेंट है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट जो है वो है स्मिथ लिमिटेड का एक फुटवेयर सेक्टर का रिपोर्ट, क्योंकि ये रिपोर्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एक बहुत बड़ा 86 पेज का एक बड़ा रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट को मैंने पूरे डिटेल में पढ़ा है और समझा है, और अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं और अगर आपको फुटवेयर इंडस्ट्री को अच्छे से डिटेल में समझना है तो ये रिपोर्ट को आप जरूर से रीड कीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं इस रिपोर्ट के वो डेफिनेटली इस वीडियो में कवर कर ही रहा हूं। सो देखिए, सबसे पहले तो इंडस्ट्री को समझ लेते हैं। ये चीज मानी जाती है कि इंडिया में जो फुटवेयर का यूटिलाइजेशन है, यानी कि जो कंजम्पशन है, ठीक है, वो वर्ल्ड के कंपेयर में बहुत कम होता है। कहने का मतलब यह है कि इंडिया में पर कैपिटा फुटवेयर का जो कंजम्पशन है वो 1.2 पेयर होता है इंडिया में, यानी कि एक इंसान के पास करीब से करीब 2 जोड़े जूते या चप्पल है इंडिया में, ठीक है। वही अगर आप इसको दूसरे वर्ल्ड कंट्रीज की कंपेयर करेंगे तो यूएसए, यूके, जापान, यहाँ पे बहुत ज्यादा पर कैपिटा फुटवेयर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। 7, 6, 5 जोड़े जूते हर साल लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। चाइना में 3 जोड़े जूते कंज्यूम होता है, लेकिन इंडिया में देखा जाए तो सिर्फ 2 जोड़े जूते ही यहाँ पे कंज्यूम किए जाते हैं, जो कि एक चीज दर्शाती है कि इंडिया अभी उतने स्ट्रांगली फुटवेयर को कंज्यूम नहीं कर रहा है। अब इसके पीछे का जो रैशनल है वो बहुत इकोनॉमिकल लेवल की है कि ये किस तरह से रूरल में या अर्बन सिटीज में इसके डिमांड्स हैं। आप देखेंगे कि अर्बन सिटीज में इस समय फुटवेयर्स को लेकर के काफी पिकी हो गए हैं, काफी चूजी हैं। वहां पे आपको फुटवेयर्स के काफी स्नीकर्स हो गए, के टाइम पे जो स्पोर्ट्स वेयर हो गए, स्नीकर्स हो गए, इनका काफी डिमांड है, तो वहां पे आपको कंजम्पशन दिखेगा। लेकिन जो आप रूरल इंडिया में जाओगे, यानी कि जो मोर देन 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन है, वहां पे जब आप फुटवेयर कंजम्पशन देखोगे तो फुटवेयर कंजम्पशन एक रेगुलर हाउस होल्ड का प्रोडक्ट अभी बस बेसिक है। इतना ज्यादा एस्पिरेशनल प्रोडक्ट नहीं है, इतना ज्यादा डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं है। इसी की वजह से आप देखोगे जब आप रूरल में जाओगे वहां पे शायद आपको इस तरह से लोग पिकी होकर के जूते चप्पल खरीदते हुए नहीं मिलेंगे। इसी वजह से इंडिया में जो कंजम्पशन है वो काफी कम है। तो एक यहाँ पे जो रैशनल दिया जाता है इकोनॉमिक्स के द्वारा वो ये दिया जाता है कि हो सकता है इंडिया में जो कंजम्पशन है फुटवेयर का वो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरा रैशनल यहां पे ये है कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है एक हाउस होल्ड इनकम की ग्रोथ से। अगर रूरल की इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी तो वो कंजम्पशन में ग्रोथ आएगी। अगर आज का रूरल इंडिया कल का भी 5 साल बाद भी उतना ही रूरल रहने वाला है, उतना ही इकोनॉमिकली चैलेंज रहने वाला है, तो कंजम्पशन में उस सेगमेंट में ग्रोथ नहीं आएगी। बात करें अर्बन एरियाज की, बात करें सिटीज की बात करें, तो डेफिनेटली वहां पे कंजम्पशन बढ़ रहे हैं, और वहां पे ध्यान देने वाली बात होगी कि वहां पे जो कंजम्पशन है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब पहली तो ये चीज होगी कि इंडिया में कंजम्पशन जो है वो बढ़नी चाहिए, रूरल में भी बढ़नी चाहिए और अर्बन में तो धीरे धीरे बढ़ ही रही है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट आ जाता है कि जो 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं फुटवेयर में, एक होता है इकोनॉमिकल प्रोडक्ट ग्रुप, जो कि आपके नॉर्मल स्लीपर्स होते हैं, लखानी या जो नॉर्मल चप्पलें होती हैं, ठीक है। वो कंजम्पशन मोस्टली रूरल इंडिया में होता है, जहां पे जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो 500,000 रुपए का होता है। फिर आते हैं प्रीमियम कैटेगरी के फुटवेयर्स, जो कि अब आ जाते हैं ब्रांडेड आपके स्पोर्ट्स वेयर, एथलेटिक वेयर, ठीक है। इनमें ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे कंजम्पशन और प्रीमियमाइजेशन ज्यादा बढ़ रही है। तो अब अगर ग्रोथ आती है सेकंड लेवल पे, तो क्या वो रूरल में स्मॉल सेगमेंट यानी कि इकोनॉमिकल प्रोडक्ट में आ रही है या फिर अर्बन में प्रीमियम प्रोडक्ट पे आ रही है? क्योंकि आगे जाकर के जब हम स्टॉक्स को स्टडी करेंगे तो ये जो सारे स्टॉक्स है इनका अपना एक पोर्टफोलियो मिक्स है। वहां से हमें समझना पड़ेगा कि ये पोर्टफोलियो जो है ये रूरल में बिकेगा या अर्बन में बिकेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे जजमेंट लेना पड़ेगा। सेकंड, अगर हम बात करें ओवरऑल इंडस्ट्री की, तो पिछले कुछ सालों में FY 15 से 2020 तक के देखा गया था, जो इंडस्ट्री है फुटवेयर मार्केट की वो 8% से ग्रो कर रही थी, ठीक है। और आगे आने वाले समय में भी यहां से लेकर के करीब करीब 2032 तक के जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड की गई है वो है 8 to 9%। तो ओवरऑल मार्केट जो ग्रो कर रहा है वो 8 to 9% से ग्रो करेगा। ये एक नॉर्मल ग्रोथ मानी जाएगी, ये कोई एकदम हाई बुलिश ग्रोथ नहीं है मार्केट के लेवल के हिसाब से अगर हम बात करूं तो। अब उसके बाद अगर देखें तो ये जो सेकंड पीस है ये समझने वाली होती है कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, ठीक है।
क्योंकि जो हम स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर्स हम स्टडी करने वाले हैं वो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिलोंग करते हैं, यानी कि इनके एक प्रॉपर कह सकते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसके बेसिस पे इनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो मास मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर अकॉर्डिंगली वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सेल की जाती है। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, ये इनका जो मार्केट है ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अभी देखा जाए तो करेंटली 2025 में ये एक्सपेक्टेड है कि 38% जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास हो जाएगा, जो कि आज से करीब करीब 10 साल पहले सिर्फ 23% ही हुआ करता था। तो ये जो एक मूवमेंट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये एक सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है इस फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए। अगर आपको फुटवेयर इंडस्ट्री को पिक करना है तो कंजम्पशन से ज्यादा एक स्ट्रांग जो सपोर्टिव पैरामीटर है वो है कि ऑर्गेनाइज्ड होना मार्केट का अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। तो ये चीज जो है वो इस सेक्टर को काफी फेवर करती है। अब नेक्स्ट मैं कुछ इंफॉर्मेशन कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के स्लाइड से पिक कर रहा हूं। यहां पे सेम एक चीज अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जो इंडिया का फुटवेयर मार्केट है वो इस समय 930 बिलियन रुपीस का मार्केट है। ये मार्केट जो FY22 का था, ये जो ग्रोथ होने की एक्सपेक्टेशन है ये 2030 तक के 3700 बिलियन के साइज का हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि करीब करीब अगर ये इस समय 1000 बिलियन का भी मार्केट साइज अगर होगा तो वहां से 3700 तक के जा सकता है। यानी कि यहां से 3-3.5 गुना ग्रोथ आपको इंडस्ट्री के फुटवेयर मार्केट साइज में मिलेगी। अब जो यहाँ पे हम टोटल मार्केट साइज की बात कर रहे हैं, वो जब आपका ग्रोथ हो रहा है वो 20% के करीब करीब से आपके CAGR जो है वो फुटवेयर का मार्केट का साइज ग्रो करेगा। अब ये मार्केट के साइज में अगर आप देखोगे, स्पेशली जैसे कि हमने बात करी कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 38% मार्केट शेयर को गेन करेंगे। सो क्लियरली 3700 आपको यहां पे जो मार्केट का साइज दिख रहा है बिलियंस में, ठीक है, 3.5 लाख करोड़ का मार्केट साइज ये है जो ग्रो हो सकता है। उसमें कि 38% जो ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं वो मार्केट को कैप्चर करेंगे, यानी कि वैल्यू हो जाती है 1,40,000 इंडियन रुपीस करोड़। सो ये 1,40,000 करोड़ का जो मार्केट यहां पे ग्रो करेगा, यही रेवेन्यू होगा जो कि ये जो बड़े प्लेयर्स की हम आज रिव्यू करने वाले हैं वो इस 1,40,000 करोड़ के मार्केट में से अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। जिसमें कि मैं क्विकली एक ऑब्जर्वेशन आपको दे दूं कि बाटा जो है वो 3,500 करोड़ का सेल्स करता है। रिलैक्सो की अगर हम बात करें तो वो एक साल का 3,000 करोड़ सेल्स करते हैं। मेट्रो की अगर हम बात करें तो वो 2,500 करोड़ का सेल करते हैं। और अगर कैंपस की बात करें तो वो सिर्फ 1,500 करोड़ का मार्केट का सेल्स करते हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ, यहां मैं इस ग्राफ से समझाता हूं कि करेंटली जो मार्केट है वो करीब करीब 1 लाख करोड़ का मार्केट है। उसमें से 38,000 करोड़ जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है, ठीक है। उस ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बाटा है वो 3,500 करोड़ करता है साल का, रिलैक्सो 3,000 करोड़ करता है करीब करीब, मेट्रो 2,500 करोड़ और कैंपस 1,500 करोड़। और रेस्ट जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है, जो कि हो सकता है स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं भी है, इसकी वजह से वो बाहर है, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए तो ये इस समय जो मार्केट का जो डायनामिक है वो ऐसा दिखता है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में बाय द ईयर 2030 जो मार्केट टोटल मार्केट है वो ग्रो हो जाएगा 1,40,000 के साइज में। और जब 1,40,000 का साइज हो जाएगा तो डेफिनेटली अगर ये सेम मार्केट शेयर ये कंपनियां रखती हैं, हालांकि ये मार्केट शेयर भी कंपनियां एक दूसरे से खींच लेती हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर सेम मार्केट शेयर भी कंपनियां रखती हैं तो बाटा का जो साइज है वो सेल्स का हो जाएगा ऑलमोस्ट 13,000 करोड़। सो 3,500 करोड़ से ग्रो करके 13,500 करोड़, 3,000 करोड़ रिलैक्सो ग्रो करके 11,000 करोड़, मेट्रो जो कि 2,500 करोड़ है उसको ग्रो करके 9,000 करोड़, और कैंपस जो 1,500 करोड़ है वो ग्रो करके 5,500 करोड़ तक के ग्रो हो सकता है। ये तो ग्रोथ हुई इंडस्ट्री के अंदर, अगर ये सारे प्लेयर आपस में इसी तरह से अपना मार्केट शेयर बना के रखते हैं। लेकिन हम आगे समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि बाटा ने अपनी ग्रोथ के साथ साथ रिलैक्सो के शेयर्स को खींच लिया तो रिलैक्सो कम हो जाएगा और बाटा इससे ज्यादा भी बढ़ जाएगा, 13,000 का 14,000। मेट्रो अगर उसने रिलैक्सो से अपने मार्केट शेयर थोड़ा सा खींच लिया तो मेट्रो बढ़ करके 10,000 11,000 हो सकता है और रिलैक्सो कम हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है मार्केट में, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह से मार्केट आगे प्रोग्रेस करता है। बट मैं यहां पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगले 6 सालों में जो आपके शेयर्स है, ठीक है, अगर उनका कंपनी अच्छे से परफॉर्म करती है तो जो उनके टॉप लाइन है वो ऑलमोस्ट वहां से डबल से ट्रिपल की तरफ हो सकते हैं। 3 गुना आराम से यहां से आपके जो भी यहां पे टॉप लाइन सेल्स हो रही है वो डेफिनेटली आगे आपको यहां पे दिख रही है। और ये पूरे ऑब्जर्वेशन का जो बेस है वो है ये कि इंडियन फुटवेयर मार्केट का जो साइज है वो खुद 20% के CAGR से ग्रो करेगा। यानी कि जो मार्केट फिलहाल अभी 1,000 करोड़ का है, अभी जो 1 लाख करोड़ का है वो 3.5 लाख के करीब ग्रो करेगा। अब ये जो ग्रोथ है ये कहां आ रही है, ये ग्रोथ ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज में आ रही है, ठीक है। ये कंपनीज जो है जिस तरह से अपने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजमेंट को यूज कर पा रहे हैं उसके बेसिस से ये ग्रोथ आ रही है। पहला डायरेक्शन। दूसरा डायरेक्शन, शिफ्ट टूवर्ड्स प्रीमियमाइजेशन। मेरी आवाज आज थोड़ी सही नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो थोड़ा सा इग्नोर करिए।
तो मैं बोल रहा था कि सेकंड जो डायरेक्शन है ग्रोथ की वो आ रही है शिफ्ट टुवर्ड्स प्रीमियमाइजेशन, यानी कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे जा रहे हैं, अलग अलग स्पेशल और हाई प्राइस प्रोडक्ट उतारे जा रहे हैं, वहां पे ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है। पॉइंट नंबर 1 तो ये हुआ। पॉइंट नंबर 2 ये हुआ कि ये जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है ये सिर्फ अर्बन में ही कंज्यूम होता है, रूरल में बहुत कम कंज्यूम होता है। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी। तो ये जो कहने का मतलब जो ग्रोथ है ये अगर आती है तो ये अर्बन ग्रुप्स में ही आएगी, यानी कि ऐसा प्लेयर जो कि अर्बन में जिसके ज्यादा सेल्स है, ज्यादा आउटलेट्स हैं, उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कंपेयर टू ऐसा कोई स्टॉक या कंपनी जो रूरल में अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेचते हैं। तीसरी जो ग्रोथ की बात है वो है S&A सेगमेंट। S&A सेगमेंट का मतलब है यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक वेयर। ठीक है, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स और जिम वगैरह में जो शूज एंड फुटवेयर यूज होते हैं या एथलीट्स की तरफ से जो फुटवेयर यूज होते हैं उन सेगमेंट की बात हो रही है, और जो यहाँ पे भी जो है वो एक ग्रोथ एक्सपेक्टेड की जा सकती है। हम आगे जाकर के ऐसी कंपनी को पिक करना हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होगा जो कंपनी पहले तो एक प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनाती है और उनका प्रीमियम सेगमेंट अच्छे से सेल्स करता है। दूसरा, स्पोर्ट्स और एथलीट्स के लिए जो फुटवेयर्स बनाते हैं उनका सेगमेंट अच्छा होना चाहिए और उसमें भी ग्रोथ होनी चाहिए। और जो पहला मैंने पॉइंटर बात किया था कि जो वो ऑर्गेनाइज कंपनी होनी चाहिए ताकि हमको ऑर्गेनाइज कंपनी की ग्रोथ मिल सके। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है जो कि ये पूरे इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है वो ये है कि जो रॉ मटेरियल यूज होता है फुटवेयर को डेवलप करने में वो रबर है, एथिलीन, विनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूथेरेन, थर्मोप्लास्टिक रबर्स। तो ये अलग अलग तरह के रबर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं एज ए रॉ मटेरियल। अब ये जो रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं पिछले 1-2 सालों में काफी कम हुए हैं, ठीक है लेकिन जो और पिछले 3-4 सालों की बात करें यानी कि 2021 की, 2022 की, इस समय इनके जो प्राइसेस थे काफी हाई थे। तो इस वजह से जो स्पोर्ट्स के जितने, इस वजह से जो भी फुटवेयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके मार्जिन काफी श्रिंक हो गए थे। ये जब हम अभी शेयर एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा। बट रबर के प्राइसेस ऑलमोस्ट 21% तक के कम हो गए हैं पिछले 12 महीनों में। अब ये जो प्राइस कम हुए हैं इसका बेनिफिट अब धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ है ऑलरेडी स्टॉक्स में और कंपनी के परफॉर्मेंस में, और फ्यूचर में भी अगर ये प्राइस कम रहेंगे तो उसी तरह से इन कंपनियों को एडवांटेज मिलेगा। और अगर हम पीयू यानी कि पॉलीयूथेरेन की भी बात करें उसके भी प्राइसेस डिक्लाइन हुए हैं पिछले ऑलमोस्ट 2-3 सालों में। तो यहां पे देखा जा सकता है कि हाँ जो रॉ मटेरियल है वो काफी कम हुए हैं और आगे आने वाले समय में इन कंपनियों को उसका मार्जिनल फायदा होगा। सो हम नेक्स्ट सेगमेंट में हम यहाँ पे कंपनी को कंपेयर करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे हम इस वीडियो में 4 कंपनियों को कवर करेंगे, ठीक है, बाटा, रिलैक्सो, मेट्रो ब्रांड्स और कैंपस फुटवेयर। ठीक है, सो यहाँ पे हम स्क्रीन को बार बार स्विच करते चलेंगे और कंपनी को साथ साथ कंपेयर करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे जो शेयर के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको कवर करूँ तो बाटा जो है वो एक मिड कैप का शेयर है, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी अभी इसका 52 चल रहा है जो कि रिलेटिवली अगर इंडस्ट्री पी के कंपेयर में देखा जाए तो काफी अच्छा है, कंफर्ट दे रहा है। ROE काफी अच्छा है, 18 to 19%। रिजर्व टू डेट देखा जाए तो करीब करीब 1:1 है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप फ्यूचर में इसमें इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको ये चीज को ट्रैक करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी देखा जाए तो 21% चल रहा है, तो रिलेटिवली ठीक दिख रहा है और फेस वैल्यू 5 का है। तो रिलेटिवली देखा जाए तो अभी जो इसके शेयर के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो बाटा के कंफर्टेबल है। रिलैक्सो की अगर बात करें तो ये भी एक मिड कैप का शेयर है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 110 चल रहा है जो कि अभी प्राइस चल रहा है 836 पर। ये जो स्टॉक का पी है 110 ये इंडस्ट्री के पी से काफी ऊपर दिख रहा है। और जो चीज मैंने इसको भी काफी 5 सालों से ट्रैक कर रहा हूँ, 100 से ऊपर ही इसका पी जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से ये काफी ओवर वैल्यूड लगता है मेरे को। फ्यूचर में अगर ये अर्निंग ग्रोथ नहीं दिखाएगा तो फिर यहाँ पे कंसर्न रहेगा मेरे को। और वही अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो बाटा से कम दिखता है, 14 है, 15 है। रिजर्व टू डेट की बात की जाए तो 2000 करोड़ का रिजर्व टू डेट है, 200 करोड़, तो यहाँ पे रेशियो अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो 13% है, बाटा से काफी कम दिखता है क्योंकि बाटा का हमने देखा था 20% था। ठीक है, फेस वैल्यू 1 हो चुका है ऑलरेडी, तो कोई स्प्लिट की यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। मेट्रो ब्रांड बात करा जाए तो ये पिछले ही 2-3 सालों में ये लिस्ट हुआ है और अभी ये ऑलरेडी एक हायर मिड कैप रेंज में आ चुका है, 35,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और स्टॉक का पी 83-84 चल रहा है। इंडस्ट्री के पी से ये भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो वैल्यूएशन लिटिल हायर दिखते हैं, बट अगर ये 2 क्वार्टर भी अच्छे रिजल्ट दे देगा तो ये वैल्यूएशन कवर हो जाएंगे। और इसका जो करंट प्राइस है 1264 चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROE काफी अच्छा है, 20 के अराउंड है इसके परसेंटेज। सो ये भी बाटा के लेवल का शेयर लगता है फंडामेंटली। रिजर्व टू डेट देखा जाए तो इसका ऑलमोस्ट 1.5:1 दिखता है, विच इज ओके। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके अच्छे हैं, 30%। ठीक है, ये मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि जैसा कि हमने आगे बात कर लिया था कि कौन सी कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट बना रही है, और अगर वो महंगे प्रोडक्ट बना के महंगे सेगमेंट में बेचती है तो डेफिनेटली उनके मार्जिन ज्यादा अच्छे होंगे। तो वो चीज हम यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करेंगे। और लास्ट अगर कैंपस को देख ले तो कैंपस जो है वो एक स्मॉल कैप है। ठीक है, स्मॉल कैप होने की वजह से और इसका जो पी अभी इस समय 120 चल रहा है, इंडस्ट्री के पी से ऑलमोस्ट डबल चल रहा है। ठीक है, और स्टॉक का प्राइस 324 के करीब है, तो ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिखता है। और स्मॉल कैप है और स्मॉल कैप होकर के भी ओवर वैल्यूड है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न ज्यादा रहेगा क्योंकि रिस्क दोनों तरफ से
से आ जाता है आपको वैल्यूएशन की तरफ से भी और स्मॉल कैप होने की वजह से भी। बट आगे और भी चीजों को समझेंगे। आरओसी आरओई ठीक है 15-16% के करीब है, बाकियों के थोड़ा सा मिड रेंज में है। रिजर्व की बात करें तो 500 करोड़ 170 करोड़ का डेट है, ओके है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे भी देखा जाए तो 13% है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम इनके अगर क्विकली इसका अगर हम इन सबका अगर पीयर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से 52 का वैल्यूएशन बाटा का सबसे बेस्ट लगता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से मेट्रो का सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसका मतलब ये है कि ये अगर अच्छे क्वार्टर्स दिखा देगा, 2 या 3 अच्छे क्वार्टर्स दिखा देगा विथ गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो इसका जो P 83 का है ये बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, 60-70 तक आ जाएगा। लेकिन अगर बाटा की बात करें तो बाटा का वैल्यूएशन काफी कंफर्ट लेवल पे है और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 20 के करीब है, यानी कि अगर ये सेम चीज को भी मेंटेन करेगा तो भी इसमें काफी अच्छी पोटेंशियल ग्रोथ देखी जा सकती है। सो देख, और अदरवाइज रिलैक्सो की बात करूं तो रिलैक्सो में चैलेंज है, काफी ओवर वैल्यूड लगता है और इस ओवर वैल्यूएशन को कवर करने के लिए 13% के मार्जिन से अगर ये ओवर वैल्यूएशन को कवर करने जाएगा तो इसको कम से कम 2 साल तो लग जाएंगे। सेम कैंपस की भी बात करें तो कैंपस का जो पी मल्टीपल है 120 का चल रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका भी 13% है। इसको भी अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए या तो प्राइस को डाइल्यूट करना पड़ेगा या फिर प्रॉफिट इसके बहुत जल्दी ग्रो करने चाहिए, और 13% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से तो काफी चैलेंजिंग हो जाएगा बहुत जल्दी अपने आपके वैल्यूएशन को कंट्रोल करना। सो यहां तक की बात करें तो मेट्रो और बाटा थोड़े बेटर पोजीशनड है, रिलैक्सो और कैंपस थोड़े से डाउन साइड में देख सकते हैं हम। अब क्विकली एक बार इनके प्रीवियस परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। सो सेल्स ग्रोथ जो है बाटा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 साल में 27% से ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट 77% से ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। अब यही चीज अगर आप रिलैक्सो में देखोगे, सेल्स ग्रोथ नहीं हो रही है, 7% ही सेल्स ग्रो हुआ है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सिर्फ 2% ही ग्रो किया है, सिंगल डिजिट से ये कंपनी ग्रो कर रही है रिलैक्सो, ठीक है। सो प्रॉफिट जो है वो 3 साल में तो नेगेटिव रहा है और पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 10% रहा है। सो सेल्स ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज है। मेट्रो ब्रांड्स की बात करें तो मेट्रो ब्रांड्स का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो सेल्स ग्रोथ 3 ईयर में 43% से काफी अच्छी ग्रो करी है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 7% है, थोड़ी सी यहाँ पे और ज्यादा ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन रहेगा, बट सेल्स तो टॉप लाइन ग्रो हो रहा है। प्रॉफिट की भी बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट है, 3 ईयर्स में 87% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 18%। सो कहने का मतलब है सेल्स भी अच्छी हो रही है और प्रॉफिट भी अच्छा मेंटेन्ड है। सो कैंपस की अगर हम बात करें तो पिछले 3 सालों में सेल्स ग्रोथ तो हुई है, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं देखी गई है। प्रॉफिट में भी 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट ग्रो नहीं किया है। यानी कि यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करें पिछला परफॉर्मेंस इनका, सो रिलैक्सो का सबसे स्ट्रगलिंग परफॉर्मेंस रहा है, बाटा का ओके परफॉर्मेंस है, मेट्रो का बेस्ट परफॉर्मेंस है, कैंपस का पिछले 12 महीने का परफॉर्मेंस थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ गया है। यानी कि इसका आगे आने वाला जो 2 से 3 क्वार्टर है काफी क्रिटिकल हो जाएगा, स्मॉल कैप भी है, ओवर वैल्यूएशन भी है। अब अगर ये यहां से वापस से सेल्स और ग्रोथ नहीं दिखाना शुरू नहीं किया तो ये जो शेयर है ये स्ट्रगल करेगा डेफिनेटली। इस सेगमेंट में हम लास्ट कंपेयर कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो बाटा की हम बात करें तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है प्रमोटर, एफआईआईज और डीआईआईज, ये काफी अच्छे से 85% इन टोटल ओन करते हैं, पब्लिक से 14% है। सो कंफर्टेबल लेवल ऑफ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं लगता। रिलैक्सो की बात करें तो रिलैक्सो में भी देखा जाए तो 15% पब्लिक के पास है, बाकी 85% जो है वो इस समय स्ट्रॉन्गर हैंड प्रमोटर, एफआईआईज और डीआईआईज के पास है। तो ये भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं दिखती। मेट्रो की बात करें तो मेट्रो में 17% पब्लिक है और प्रमोटर, एफआईआईज और डीआईआईज करीब करीब 83% ओन करते हैं, और पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफी स्टेबल भी है। कैंपस की अगर बात करें तो कैंपस में 10% पब्लिक होल्डिंग है, बाकी 90% जो है वो पूरा का पूरा प्रमोटर, एफआईआईज और डीआईआईज के पास है। सो कहने का मतलब ये है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न चारों शेयर्स में काफी कंफर्टेबल लेवल है, कोई बड़े कंसर्न्स नहीं है कि जिसकी वजह से हम किसी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें। ये जो पहला सेगमेंट था जहां पे हम स्टॉक्स के फाइनेंशियल इंडिकेटर्स और इसका प्रीवियस 3-5 ईयर्स का जो परफॉर्मेंस देखते हैं उसके नजरिए से देखा जाए तो मेट्रो और बाटा प्रिफर्ड लगते हैं, रिलैक्सो और कैंपस जो है वो थोड़े से स्ट्रगलिंग जोन में दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की, इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा दिखता है। FY25 की बात करें तो बाटा का जो ईपीएस एक्सपेक्टेशन है वो 8% से ग्रो करेगा, ठीक है, FY25 से, यानी कि जो करंट ईपीएस इसका पिछला FY24 का रिपोर्टेड है 20.4 का, वो एवरेज एस्टिमेट में 22 तक के जा सकता है। लेकिन इसका जो हाई एस्टिमेट है वो काफी दूर का हाईली एस्टिमेट किया गया है, यानी कि 27 का। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि इसने बीच में क्वार्टरली कितना इसने ईपीएस गेन किया है। तो उसके लिए हम बाटा का रिसेंट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है वो देखते हैं, जो कि अभी जून में आया, जो कि इसका जून का रिजल्ट आया था उसमें इसने 13 का ईपीएस किया है। एक सिंगल क्वार्टर में इसने 13 का ईपीएस किया है, और अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो किसी भी सिंगल क्वार्टर में 13 का ईपीएस बाटा ने कभी नहीं किया, ठीक है। अब यहां पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से देखा जाए तो 20 का इसका प्रीवियस था रिपोर्टेड, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। ट्रेलिंग 12 मंथ्स ने इसने ऑलरेडी 25 अचीव कर लिया है,
ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इसका हाई एस्टीमेट जो है वो काफी अचीवेबल लगता है। 25 तक तो ये ऑलरेडी पहुंच गए हैं। आगे आने वाले 3 क्वार्टरों में ये अगर बेसिक परफॉर्मेंस भी करते हैं तो 27 का ईपीएस आराम से अचीव हो जाएगा। और अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स जो है वो जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट में वीडियो में जब हमने चार्ट्स देखे थे, वो पाई चार्ट्स, तब हमने देखा था कि जो ग्रोथ है बाटा की वो अभी इस समय 3,500 करोड़ का सेल्स कर रही है। वो 3,600 और फिर उसके बाद 4,000 करेगा मार्च 26 के एंड होते तक के। ठीक है, तो ग्रोथ यहाँ पे ठीक है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ी स्लो है, बट फिर भी ग्रोथ अपर साइड में है। सो बाटा का ये नंबर 27.6 ये हम यहां से पिक करके आगे बढ़ते हैं। सेकंड हम देख लेते हैं रिलैक्सो। रिलैक्सो का फ्यूचर कैसा दिखता है। करंट ईपीएस इसका 8.1 है। इसका जो एवरेज एस्टिमेट है वो 10.3 किया गया है बाय द ईयर FY25, यानी कि 27% का ईपीएस ग्रोथ है। सो ये एक अच्छा ईपीएस ग्रोथ है। क्लियरली हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका वैल्यूएशन 110 के पीई मल्टीपल पे चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये इतना ईपीएस ग्रोथ देता भी है तो क्या वो काफी होगा, ये हम आगे हमारे मेथड से समझेंगे। सेल्स की बात करें तो देखिए सेल्स भी यहाँ पे 3,000 करोड़ का ये रिलैक्सो करता है अभी सेल्स, ये 3,200, फिर इसके बाद ऑलमोस्ट 3,600। तो ग्रोथ यहाँ पे भी वही है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था हमारे पाई चार्ट में, तो उस हिसाब से ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे मैं 10.3 का जो एवरेज एस्टिमेट है वो यहाँ से मैं पिक करके रिलैक्सो में आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेट्रो। मेट्रो की बात करें तो मेट्रो का जो करंट ईपीएस है 15.5, ठीक है, और एवरेज एस्टीमेट जो है वो 15 का ही लिया गया है। हाई एस्टीमेट इसका 16 का लिया गया है, ठीक है। यानी कि करेंटली जो FY25 में ईपीएस का एक्सपेक्टेशन है वो कुछ भी नहीं है, यानी कि ग्रोथ ईपीएस में काफी ज्यादा कम चांस है कि यहां पे ईपीएस में ग्रोथ आएगी। अब ये जो पॉइंटर है ये फ्यूचर के लिए मेट्रो के लिए सपोर्ट नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे आकर के चीजें थोड़ी सी मेट्रो के लिए अगेंस्ट हो जा रही हैं। लेकिन फ्यूचर अगर सेल्स की बात करें तो 2,300 का ये अभी सेल्स कर रहा है, 2,600 का सेल्स करेगा बाय FY25 और 3,100 का सेल्स करेगा FY26। सो सेल्स तो हो रही है बट यहाँ पे जो ग्रोथ है ईपीएस की वो काफी कम मानी जा रही है। तो यहां से हम नंबर पिक करके चलेंगे 16, ठीक है। 16 के ईपीएस की हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लेंगे और हम आगे जाकर के हमारे मेथड से इसके फ्यूचर प्राइस टारगेट को समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट यहाँ पे कैंपस को समझ लेते हैं कि कैंपस का फ्यूचर कैसा दिखता है। करंट ईपीएस कैंपस का है 2.9, ये ईपीएस का एवरेज एस्टीमेट जा रहा है 4.5। यहां पे अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखोगे तो 51% की ग्रोथ FY25 में है। ये वन ऑफ द बेस्ट है इन चारों कंपेयर, अगर आप इन चारों शेयर को कंपेयर करोगे तो ईपीएस ग्रोथ जो है वो 51 बेस्ट है ये चारों फुटवेयर शेयर्स में। तो इतना अच्छा ईपीएस ग्रोथ होना ये काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ठीक है। सेल्स की अगर बात करें तो 1,400 का सेल्स हो रखा है, ये हो जाएगा 1,600, फिर हो जाएगा 1,800 के करीब। सो सेल्स उसी हिसाब से ग्रो कर रही है जैसा कि हमने यहाँ पे पहले पाई चार्ट में एस्टिमेट किया था। अब फ्यूचर की ग्रोथ की अगर बात करें तो क्लियरली सबसे बेस्ट ग्रोथ जो दिख रही है वो दिखती है आपको यहाँ पे कैंपस की, सेकंड बेस्ट ग्रोथ आपको दिखती है रिलैक्सो की। सो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक चीज जो मैं यहाँ पे एक सेकंड लेकर के मार्केट के सेंटीमेंट को बताने की कोशिश करूंगा। जिन दो शेयरों की ग्रोथ अच्छी दिख रही है फ्यूचर में, वही दो शेयर्स हैं जिनके पी मल्टीपल भी थोड़े से हायर साइड पे है। तो कहने का मतलब यह है, मैं यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट जो है वो शेयर के फ्यूचर ग्रोथ को पहले से एस्टिमेट करके उसको हायर वैल्यूएशन दे देता है या फिर उसके वैल्यूएशन को नीचे गिरने नहीं देता है। इसीलिए अगर आप ये सोचोगे कि यार फ्यूचर में ग्रोथ आने वाली है कैंपस में या रिलैक्सो में, वो ऑलरेडी उसके मल्टीपल में उसके वैल्यूएशन में एब्जॉर्ब्ड है, वो वहां से और ज्यादा ग्रोथ देने की चांसेस कम है क्योंकि मार्केट ने उसको ऑलरेडी उतना हाई वैल्यूएशन दे रखा है कि भैया आप FY25 में जितने पैसे कमाओगे, जितना प्रॉफिट करोगे, उसकी वैल्यू में आज ही आपको दे देता हूं। ये है आपको यहाँ पे रिलैक्सो और यहाँ पे आपको कैंपस में देखने को मिल रहा है। और ये मैंने पॉइंट इसलिए भी बोला क्योंकि ये सेम सिनेरियो आपको कई सारे ऐसे शेयरों में देखने को मिलेगा जहां पे 3 साल 5 साल में जो सेल्स होने वाली है उसका वैल्यूएशन मार्केट उसको आज ही दे देता है और ओवर वैल्यूएशन कर देता है, फिर उस शेयर में ग्रोथ कम दिखती है। और ये पॉइंट हमारे मेथड से भी जब हम समझेंगे तो प्रूफ होगी कि यार इसकी ग्रोथ ईपीएस में तो दिखेगी लेकिन शायद प्राइस में इतनी ज्यादा ना दिखे। बाटा की अगर बात करें तो बाटा की जो ग्रोथ है वो नॉमिनल है, 8% से ग्रोथ हो रहा है। हमने देखा है कि इंडस्ट्री भी जो है वो 8-10% से ग्रो करेगी, सो वो नॉमिनल यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ है। सो अब हम आ जाते हैं हमारे सेगमेंट में जहां पे हम ये चारों शेयर को हमारे मेथड से इसके फ्यूचर प्राइस टारगेट को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो का बेस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं पहले जैसे मैं एक सिंगल शेयर को ऑब्जर्व करता था, बट यहाँ पे मैं एक इंडस्ट्री के 4 बड़े शेयरों को एक साथ कंपेयर करूंगा तो वो जो ग्रोथ है और जो इवैल्यूएशन है वो काफी अच्छे से देख के समझ में आएगी और कंपेयर करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। सो इस अप्रोच के लिए अगर आपको ये मेथड समझ में आती है और आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। यहां पे कंजूसी मत कीजिए, मैं कंटेंट बनाने में कंजूसी नहीं करता हूं, तो आप प्लीज लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह का कंटेंट अगर आपको कहीं और मिलता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बताइए, मैं जाकर के वहां के उस वीडियोस को भी देखूंगा और वहां से कुछ सीखूंगा। लेकिन अगर इस तरह का लेवल ऑफ एनालिसिस आपको नहीं मिल रहा है
तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। आपको यहाँ पे कंटेंट की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। मैं भले एक हफ्ते में वीडियो डालूं लेकिन कंटेंट तगड़ा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे बाटा, रिलैक्सो, मेट्रो और कैंपस को हम कंपेयर करने वाले हैं। सितंबर 2024 चल रहा है। बाटा का करंट प्राइस है 1438, मेट्रो 1264 और कैंपस 324। करंट पी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। वैल्यूएशन के हिसाब से बाटा सबसे कंफर्टेबल पी पे है, हालांकि रिलैक्सो 110, मेट्रो 83 एंड कैंपस 119 ये महंगे हैं इनके वैल्यूएशंस। करंट ईपीएस की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, 25 है, 7.5 है रिलैक्सो का, 15 है मेट्रो का, 2.9 है कैंपस का। अब यहाँ पे इंडस्ट्री पी जो हमने देखा है वो 60 का चलता है और यहाँ पे यही मेजर कंपोनेंट है इंडस्ट्री के, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। सो ये एक तरह का जो वैल्यूएशन है, मार्केट इस तरह के इंडस्ट्री को 50 का 60 का मल्टीपल इजीली देता है क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा बची हुई है। यहाँ पे आपका जो 38 का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ग्रो करेगा, 50 होगा, 60 होगा, तो उस वजह से यहाँ पे मार्केट जो है वो इसको थोड़ा सा 60 के करीब करीब आपको वैल्यूएशन देता है। तो इंडस्ट्री का पी अगर हम यहाँ पे 60 का लेके चलें तो बाटा अभी अपने फेयर वैल्यू के करीब करीब खड़ा है क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू निकल के आती है 1536। ये पॉइंट प्रूव कर देता है कि बाटा का वैल्यूएशन अभी काफी कंफर्टेबल लेवल पे है। रिलैक्सो का फेयर वैल्यू 60 के मल्टीपल पे निकल के आता है 435। ये बताता है कि रिलैक्सो अपने प्राइस में काफी ओवर वैल्यूड है ऑलरेडी। लेकिन क्या ये 450 तक गिरेगा? ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो फॉल भी जो होती है वो एक लिमिटेड ही होती है एंड नीचे से क्योंकि बाइंग आ जाती है तो उतना फॉल होने के चांसेस कम है, बट फेयर वैल्यू के हिसाब से काफी ओवर वैल्यूड दिखता है। मेट्रो 906 रुपीज इसका फेयर वैल्यू आता है, यानी कि ये अपने फेयर वैल्यू से 28% ऊपर है। सो इतना अपसाइड चलता है क्योंकि एक रीसेंट लिस्टिंग भी है, ठीक है, लेकिन इसका फ्यूचर ग्रोथ होना चाहिए। कैंपस, इसकी फेयर वैल्यू 174 है, ये 50% करीब करीब ओवर वैल्यूड है अपने फेयर प्राइस से। इसका मतलब क्लियर है कि रिलैक्सो, मेट्रो और कैंपस ये तीनों अपने फेयर वैल्यू से काफी ऊपर की तरफ है। मेरा एक्सपेक्टेशन होगा कि ये आने वाले 2 से 3 साल में बहुत ज्यादा ईपीएस ग्रोथ दिखाएं और ये अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई करें। अब हम यहाँ पे FY25 जहां पे हमने इसके ईपीएस को पिक किया था ट्रेंड लाइन से, उसको देखते हैं तो बाटा का ईपीएस 27.6 का रहता है और इंडस्ट्री का पी अगर इसको 60 का मिलता है तो शेयर का जो टारगेट है वो 1656 जा सकता है, यानी कि 15% अपसाइड। नॉर्मल ग्रोथ है, कंफर्टेबल ग्रोथ है, ठीक है ना। वैल्यूएशन भी आपको अच्छी मिल रही है, 15% का अपसाइड भी मिल रहा है। अब रिलैक्सो की बात करें तो हमने देखा है कि इसका ईपीएस ग्रोथ अच्छे थी, राइट। यहाँ पे 20% 25% से ईपीएस ग्रोथ हो रही है, यानी कि 9 का ईपीएस जाएगा। सो ईपीएस तो ग्रो हो रहा है, लेकिन जो करंट पी मल्टीपल है 110 का वो बहुत ओवर वैल्यूड है, इसको सेटल होना पड़ेगा। तो ये सेटल होगा धीरे धीरे 95-90 पे आके। तो कहने का मतलब है कि करंट प्राइस जो है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो 800-810 के अराउंड ही रहेगा। सो प्राइस में ग्रोथ नहीं दिख रही, ईपीएस में भले थोड़ी सी ग्रोथ है बट प्राइस में ग्रोथ यहाँ पे नहीं दिख रही। मेट्रो ब्रांड की बात करें तो ईपीएस हमने ऑलरेडी देख लिया है कि यहाँ पे ना के बराबर ईपीएस ग्रोथ होगी, ठीक है। तो जब ईपीएस ही ग्रो नहीं करेगा तो फिर प्राइस में ग्रोथ कहां से आएगी? पी मल्टीपल भी ऑलरेडी अपर साइड में है, तो हम यहाँ पे अगर 80 का पी सेटल होने का भी एज्यूम करते हैं तो प्राइस कहीं मूव नहीं करने वाला, 1280 के करीब करीब रहेगा, यानी कि यहाँ पे भी प्राइस में कोई ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। कैंपस की बात करें तो कैंपस में हमने समझा था कि ईपीएस ग्रोथ काफी स्ट्रांग था, 50% से ईपीएस ग्रोथ करने वाला था, यानी कि 2.9 से 4.5। सो ईपीएस तो काफी स्ट्रांग ग्रो करेगा, लेकिन करंट जो पीई है वो 119 है, इस पीई को भी थोड़ा सा सेटल होना पड़ेगा। सो ये पीई जो है वो सेटल होकर के 100 के करीब करीब सेट होगा। सो अगर ये 100 के पीई मल्टीपल पे सेट होता है तो प्राइस जो है वो थोड़ा सा मूव करेगा टुवर्ड्स द अपर साइड, 450 के अराउंड का टारगेट बन सकता है। लेकिन यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ तो आपको क्लियरली दिख रही है। अगर प्राइस मूवमेंट नहीं भी हुआ तो ये आपने वैल्यूएशन को थोड़ा सा यहाँ पे सेटल डाउन कर लेगा। सो उसके नजरिए से देखा जाए तो थोड़ा सा पॉजिटिव है। सो क्लियरली अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दूं तो बाई FY25 बाटा का एक कंफर्टेबल वैल्यूएशन है, कंफर्टेबल फ्यूचर दिखता है। कैंपस का करंट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है बट फ्यूचर जो है वो उसके ईपीएस ग्रोथ से आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। रिलैक्सो और मेट्रो स्ट्रगल करेंगे क्योंकि ना ही इनके पास ईपीएस ग्रोथ है और वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा है। FY27 यानी कि यहाँ से 3 साल बाद की बात करें, यानी कि अगर जब इसका FY27 कंप्लीट होगा, मई 2027 में जब इनके रिजल्ट्स आएंगे, तब की अगर हम बात करें तो ईपीएस जो ग्रोथ है वो 20% से ग्रो करके 40 के ईपीएस तक बाटा का शेयर जा सकता है। और तब तक जो एक कंफर्टेबल पीई जो अभी भी ये 52 पे है, सेम पीई मल्टीपल यानी कि 55 के अराउंड भी अगर ये रहता है तो प्योरली आपको 2100 के टारगेट प्राइस यहाँ पे मिल सकते हैं, जो कि करंट प्राइस से 52% अपसाइड आपको दिखता है। क्लियर? अब आप रिलैक्सो को देखोगे तो रिलैक्सो में 19% का अपसाइड हम यहाँ पे ग्रोथ देख रहे हैं, 13 का ईपीएस आएगा। अब 13 का ईपीएस भले इसका आ जाए, लेकिन इसके पी मल्टीपल को आज नहीं तो कल सेटल होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कभी ना कभी सेटल होगा। जो इंडस्ट्री का एवरेज 60 है उसके करीब करीब 55, यानी कि जो शेयर का प्राइस है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो 800-700 के रेंज में ही रहने वाला है।
सो ये मेरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्लियरली निकल के आता है। अब मेट्रो ब्रांड की बात करें तो मेट्रो ब्रांड में हमने देखा कि अगर 15% से ईपीएस ग्रोथ होती है, जो कि इसकी हिस्टोरिकली एवरेज रही भी है, तो करंट ईपीएस जो है वो 21 तक जा सकता है। अब यहाँ पे भी मल्टीपल जो कि अपर साइड में है, इसको भी सेटल होकर के एक एवरेज मल्टीपल यानी कि 55 के अराउंड आना पड़ेगा, तो भी प्राइस जो है वो वहीं रहेगा, यानी कि 1200 से 1160 के करीब करीब आपका प्राइस टारगेट रहता है। क्योंकि ईपीएस इतना ज्यादा स्ट्रांग ग्रो नहीं कर रहा है, पी मल्टीपल हायर एंड पे है, उसको सेटल होना पड़ेगा, 55 पे सेटल होगा, यानी कि प्राइस मूवमेंट आपको कुछ ज्यादा खास यहाँ पे नहीं दिखेगी। कैंपस की बात कर ले तो हमने देखा था ईपीएस ग्रोथ हो रही है एक साल के अंदर एक झटके में, लेकिन फ्यूचर में ईपीएस ग्रोथ हम यहाँ पे नॉर्मल ऑप्टिमम ही एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि 15% से FY26 एंड 27 ग्रो करेगा। हालांकि थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट मैं यहाँ पे कंजर्वेटिव लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये एक स्मॉल कैप है, ठीक है ना। तो 6 का यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ होगी और तब तक के इसके पी मल्टीपल को थोड़ा तो सेटल होना पड़ेगा। तो ये 75 का मैं यहाँ पे पी मल्टीपल का सेटलमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो करंट प्राइस है वो 450 के अराउंड ही करीब करीब सेटल होता है। तो करंट प्राइस से आपको 38% की अपसाइड यहां से देखी जा सकती है। अब ये आपको यहां पे क्लियरली दिख के आ गया कि फ्यूचर कैसा दिखता है। याद रखिए मैंने ये सारे नंबर्स कुछ भी ऐसे मन से नहीं बनाया है, ये सारे नंबर्स पीछे जाकर के इनके सेल्स, इनके मार्केट शेयर, इनके फ्यूचर जो ट्रेंड लाइन प्रोजेक्शन है और जो इनके प्रॉफिट मार्जिन है उन सब पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे जो क्लियरली समझ में आता है, जो सबसे पहला मेरा रैंक 4 है, ठीक है, वो रिलैक्सो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ना ही इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग ईपीएस ग्रोथ है, इसके पीई मल्टीपल इतने ज्यादा है कि इसको सेटल होने में 3 से 4 साल लग जाएंगे, प्राइस में कोई बड़ा मूवमेंट शायद ना हो। अब यहां कुछ अगर हटके हो सकता है मेरे एजम्पशन से बाहर, तो वो है मार्केट के सेंटीमेंट। भाई अगर सब भागेंगे तो ये भी भागेगा, तो ये पीई मल्टीपल 100 का 150 चला जाए, 200 चला जाए, बट वो ओवर वैल्यूएशन कहीं से कहीं एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर के लिए हेल्प नहीं करती है। रैंक 3 में आता है मेरा मेट्रो ब्रांड्स। मेट्रो ब्रांड्स इसलिए क्योंकि यहां पे ये रीसेंट लिस्टिंग है, इसके वैल्यूएशन ऑलरेडी लिस्टिंग के टाइम से 180 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। 2-3 साल हो गया वो वही मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है और ईपीएस में इतनी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अभी नहीं देखी गई है। फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी जो है वो काफी न्यूट्रल हैं। FY25 में तो कुछ जीरो ही है ईपीएस ग्रोथ, यानी कि 12 महीने में तो कोई ईपीएस ग्रोथ आएगी ही नहीं। उसके बाद अगर 15% से ईपीएस ग्रोथ आती भी है तो भी ये स्टॉक को काफी दूर तक नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल इसके पी मल्टीपल को सेटल होना ही है। तो मुझे नहीं लगता कि प्राइस में यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा ग्रोथ आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार 4 में से बेस्ट कौन है। तो मेट्रो ब्रांड्स मेरे 3rd रैंक में इसलिए है, रिलैक्सो से बेटर इसलिए लगता है क्योंकि ये एक जो इसका सेगमेंटल प्ले है, यानी कि जो मैंने शुरू में बात करी थी स्पोर्ट्स वियर, ठीक है, एथनिक लेजर वियर्स और अर्बन में प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाना, वो चीज मेट्रो ब्रांड्स को थोड़ा सा सपोर्ट करती है रिलैक्सो के अगेंस्ट। रिलैक्सो थोड़ा सा रूरल और अपर रूरल एरियाज में ज्यादा उसका मार्केट शेयर रहता है और वहां पे ज्यादा उसके डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स होते हैं, तो इस वजह से मेट्रो ब्रांड थोड़ा सा 3rd रैंक में आता है। 2nd रैंक में आता है कैंपस, क्योंकि यहां पे डेफिनेटली एक ईपीएस ग्रोथ तो आपको स्ट्रांगली दिख रही है। स्मॉल कैप होने की वजह से इसके ईपीएस ग्रोथ काफी शार्प होंगे। आप देख सकते हो कि एक साल में इसका ईपीएस ग्रोथ 55% हो रहा है, और अगले जो FY26 और 27 में है वहां पे मैंने 15% ही यहाँ पे एंटिसिपेट किया है। हो सकता है कि ये 30% से भी यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ करे तो प्राइस का टारगेट और ज्यादा ऊपर 600 की तरफ आ सकता है, लेकिन वो मैं यहाँ पे ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। बस यहां पे इसको 2nd रैंक पे रखने की 2 वजह है। एक तो इसका ओवर वैल्यूएशन, इस 100 के मल्टीपल को 50 के अराउंड सेटल होना ही पड़ेगा कभी ना कभी, तो ये यहां पे एक सेटल होने में ये टाइम लगाएगा, तो एक ये यहां पे इसको नीचे की तरफ रखता है। 2nd रीजन इसको 2nd रैंक पे रखने का है ये कि ये एक स्मॉल कैप है। आप ध्यान करिए कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे एक स्मॉल कैप से ये एक्सपेक्टेशन होता है कि वो 3 साल में अपने टॉप लाइन को डबल करे, ईपीएस को डबल करे और 3 साल में मेरे पैसे को भी डबल करे। ये शेयर की अगर मैं बात करूं तो ये अपने ईपीएस को डबल तो कर लेगा 3 साल में, लेकिन इसका पी मल्टीपल इतना ज्यादा हो रखा है कि ये अपने पी को सेटल करते करते इसका स्टॉक का प्राइस डबल ट्रिपल नहीं होगा। तो ये वजह है कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप है और उसकी वजह से ये ज्यादा रिस्की भी हो जाता है। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो ये 50% ऊपर की तरफ है, तो कभी अगर झटका लगता है तो ये डेफिनेटली बहुत जल्दी ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये इसका वैल्यूएशन हाई है। तो मैं इस स्मॉल कैप में रिस्क इतना ज्यादा नहीं लूंगा। हालांकि अपसाइड पॉजिटिव है मेट्रो से और रिलैक्सो से, इसलिए ये 2nd रैंक में रखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे इन चारों में जो 1st रैंक आता है वो आता है बाटा का। बाटा के 1st रैंक पे आने के लिए मल्टीपल रीजन है। पहला रीजन इसका वैल्यूएशन, इसके फेयर वैल्यू के करीब करीब ट्रेड कर रहा है, यानी कि आप इसको कभी भी इन्वेस्टमेंट करो, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो वेल एंड गुड, अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये वैल्यूएशन पे आप कर सकते हो। 2nd, इसके पास एक पॉजिटिव ईपीएस ग्रोथ है। हालांकि रिलैक्सो और कैंपस के जैसे स्ट्रॉन्ग ईपीएस ग्रोथ नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव ईपीएस ग्रोथ है जो कि इंडस्ट्री के रेट से ग्रो करेगा, यानी कि मेरे को ईपीएस से सपोर्ट मिलता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि मेरे को वैल्यूएशन भी करेक्ट मिल रहा है, ईपीएस ग्रोथ भी मेरे को रिलेटिवली अच्छी मिल रही है। 3rd रीजन है
ये मिड कैप है। मिड कैप में मैं थोड़ा सा ऑप्टिमम रिस्क ले सकता हूं, कैंपस में जाने से बेटर है क्योंकि वो एक स्मॉल कैप है, रिस्की ज्यादा रहेगा। मैं एक मिड कैप के शेयर को पिक करूंगा ताकि मेरा पोर्टफोलियो भी उसी तरह से थोड़ा सा बैलेंस्ड रहे। और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो ये मेरे को 52% का रिटर्न दे रहा है इन 3 इयर्स, तो वो भी एक काफी स्ट्रांग और एक अच्छी ग्रोथ है। हालांकि इसकी वैल्यूएशन अभी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है। ये भी हो सकता है कि ये थोड़े से वैल्यूएशन इसके अपर साइड में चले जाए, और अगर इसके वैल्यूएशन बाकी के रिलैक्सो, मेट्रो और कैंपस की तरह थोड़े से हायर साइड में चले गए और 70 का मार्केट ने इसको वैल्यूएशन दे दिया, तो यहां से मेरा जो शेयर का प्राइस है वो डबल हो सकता है, 100% दे सकता है इन नेक्स्ट 3 इयर्स। और अगर एक मिड कैप मेरे को 3 साल में मेरे पैसे को ग्रो करके डबल कर सकता है, तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी गुड एंड कंफर्टेबल। सो इस वजह से मेरे रैंक 1 रहेगा बाटा। आई होप आपको ये लेवल ऑफ एनालिसिस काफी मजेदार लगी होगी, क्योंकि मेरा यहाँ पे इंटेंट यही है कि आपको एक बेटर पिक्चर दिखाना कि पूरे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, और आपको ये देखना कि आप किन शेयरों में किस तरह से इन्वेस्टेड रह सकते हो। अब आप मेरे को यहाँ पे डेफिनेटली कमेंट कीजिए कि क्या आपके पास एक फुटवेयर शेयर्स है, और अगर है तो इन चारों में से कौन सा है। अगर आपके पास कोई और 5वां फुटवेयर का शेयर है तो आप उसको इसी अप्रोच के साथ एनालाइज करके देखिए कि वो कहां स्टैंड करता है कंपटीशन में, कितना आपको 3 साल में ग्रोथ दे सकता है। ठीक है ना, ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है ये इसको बनाने में काफी मेहनत लगती है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे को सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। अभी कंटेंट बचा है, हाँ, अभी हमें टेक्निकल एनालिसिस भी करनी है। मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप ये समझ सको कि ये आपको अवेयरनेस देने के लिए है कि इस तरह से आपको स्टॉक्स का एनालिसिस करना चाहिए। आप एजुकेट हो सको कि कहां पे बेटर वैल्यूएशन है, कहां पे ग्रोथ ज्यादा दिख रही है, ताकि आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करो। और ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार पैसा लगा दिया तो वो हमेशा के लिए आप 3 साल बाद देखोगे, आपको उसको टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना पड़ता है। जब आप सेम एनालिसिस 1 साल बाद करोगे तो हो सकता है आपको ये देखने को मिले कि मेट्रो ब्रांड उस समय फर्स्ट रैंक पे आ रहा हो, तब आपको आपका पैसा बाटा से निकाल करके मेट्रो में डालना पड़ेगा। तो उस समय आपको एनालिसिस करने का एक ग्राउंड होता है कि हाँ, हमने 2020 आज जो हम सितंबर 2024 में बैठे हैं, तो हमने सितंबर 2024 में इस तरह से एनालिसिस की थी, अगले साल हम दोबारा से सेम एनालिसिस करके अपने जजमेंट दोबारा से रिव्यू करेंगे। सो आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आप अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। ये कोई रिकमेंडेशन कॉल नहीं है, इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है, ये आपको एजुकेट करने के लिए है, शेयर के पोटेंशियल को बताने के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो चलिए यहाँ पे क्विकली टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम पीछे से शुरू करेंगे, यानी कि रैंक वाइज जो हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। सो रैंक 4 जो कि हमने बात करी थी रिलैक्सो हमारे हिसाब से, ठीक है, वो यहाँ पे आप देखिए तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है मंथली चार्ट पैटर्न पे, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, राइट। ये अगर ब्रेक होती है सपोर्ट लाइन तो ये काफी यहाँ पे डिजास्टर हो सकता है ये शेयर। अब इसके पीछे ब्रेक होगा या नहीं होगा, देखिए वैल्यूएशन तो हाई है, ब्रेक हुआ तो वैल्यूएशन को करेक्ट कर देगा, लेकिन जो इसके ईपीएस है अगले FY25 के लिए थोड़े से पॉजिटिव 25% के दिखाए गए हैं। अगर वो ईपीएस क्वार्टर बाय क्वार्टर इन्हें मेंटेन कर लिया तो ये शेयर इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा। और सेम चीज हमने भी देखी है कि ये रेंज जो है वो 800-700 के प्राइस रेंज में रहने वाला है। बट अगर कभी भी इसने ईपीएस इसके अंडर अचीव हुए, सेल्स अंडर अचीव हुआ, तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट, ये यहाँ पे ब्रेकडाउन दे सकता है और ये काफी नेगेटिव हो सकता है टेक्निकली। सो यहाँ पे थर्ड रैंक की बात करें, यानी कि मेट्रो ब्रांड्स, तो मेट्रो ब्रांड जो कि रिसेंट लिस्टिंग थी 2021 की, तब से एक अपसाइड ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि ये न्यू लिस्टिंग है, इसकी वजह से भी। और एक इसमें एक मोट भी है प्रीमियम, जैसे कि हमने बात करी थी प्रीमियमाइजेशन की, ठीक है, अर्बन प्रोडक्ट्स की, स्पोर्ट्स वेयर की, तो वहां पे थोड़ा सा मोट है। बट टेक्निकली अगर हम बात करें तो इसके जो अचीव हुए हैं हाई, ठीक है, 1400, अब ये जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट पॉइंट भी बनेगा 1400 का, क्योंकि इसके पास 1400 से ऊपर जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ईपीएस प्रोजेक्शन नहीं है, वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई साइड पे है। तो काफी हाई चांस है कि ये अपने लोअर रेंज यानी कि 1000 और अपर रेंज यानी कि 1400 इसके बीच में ये काफी टाइम हो सकता है कंसोलिडेट करे। और इसका जो कंसोलिडेशन टाइम है मेरे को क्लियरली 3 साल का दिखता है, ठीक है, क्योंकि ईपीएस ग्रोथ इतना स्ट्रांग नहीं एस्टिमेट हो रहा है। एंड आरएसआई की भी बात करें तो ये कोई अभी अंडरसोल्ड टेरिटरी में नहीं है कि ये नीचे से एकदम पिक होकर के रॉकेट बन जाए, ऐसा भी है इस सिचुएशन में नहीं दिखता है। सेकंड रैंक कैंपस एक्टिववेयर की बात करें तो देखिए जब ये लिस्ट हुआ था 2020 में, तब से इसने काफी रैली दी थी। इस समय भी काफी जो शेयर था ओवर वैल्यूड था, 500 ऑलमोस्ट 600 का इसने अपना टॉप बनाया हुआ है, ठीक है। अभी जो इसका बेस बना हुआ है मंथली चार्ट पैटर्न पे वो बना हुआ है 210 के अराउंड। सो ये इसका एक अच्छा सपोर्ट लाइन बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अभी इसकी जो वैल्यूएशन ऊपर की तरफ है, हालांकि ईपीएस प्रोजेक्शन काफी स्ट्रांग है, ठीक है। अब जैसे जैसे हर क्वार्टर में एक अच्छा ईपीएस रिपोर्ट होगा, ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ये अपने पी मल्टीपल यानी कि 110 का जो इसका मल्टीपल है 119 का, उसको मेंटेन करेगा। 100 का पी मल्टीपल पे ही ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। और 3 साल में ये जो हमने बात करी है इसके जो प्राइस टारगेट 450 या 500 के अराउंड की, वहां तक ये जाएगा। लेकिन तब भी ये अपने हाई को ब्रेक 3 साल में शायद ना करे, क्योंकि ईपीएस इतनी ज्यादा 3 गुना 4 गुना ग्रोथ तो नहीं होगी। 50% से ईपीएस ग्रोथ हो रही है, उससे ज्यादा हम यहाँ पे एक स्मॉल कैप में
सरप्राइजिंगली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो टेक्निकली भी जो हमने एनालिसिस किया हुआ है अभी प्राइस का और फंडामेंटल का, वो टेक्निकली भी इसी रेंज के अंदर फिट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं बाटा इंडिया की, जो कि हमारा प्रीफर्ड चॉइस बनता है पूरे एनालिसिस के हिसाब से। टेक्निकली देखा जाए तो एक काफी अच्छा एक बेस पे खड़ा हुआ है, इसका एक सपोर्ट लाइन बना है, ये अपसाइड भी है, जो कि कह सकते हैं कि 1400 1350 के अराउंड इसका सपोर्ट लाइन बना हुआ है। लेकिन एक चीज कंसर्न आप यहाँ पे देखोगे कि ये एक हेड एंड नेक का यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है। ये अगर डाउनसाइड की तरफ ब्रेक हुआ तो ये एक फॉल दे सकता है, बट जो कि इसका वैल्यूएशन कंफर्ट में है, तो मुझे नहीं लगता कि ये टेक्निकली डाउनसाइड देगा और वो सस्टेन करेगा। ठीक है, अगर इसका डाउनसाइड आया 50 का 40 भी हुआ मल्टीपल अगर, तो तुरंत बाइंग आ जाएगी और शेयर वापस से ऊपर के साइड पिक हो जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि इसका जो टेक्निकल पैटर्न है यानी कि हेड एंड नेक वो नीचे की तरफ ब्रेक होगा। ठीक है, सपोर्ट में ये है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वैल्यूएशन अच्छा है, फ्यूचर प्राइस आउटलुक अच्छा है और टेक्निकली ये सपोर्ट लाइन पे खड़ा है। तो एक यहाँ पे अगर आपको एक मिड साइज शेयर चाहिए जो कि आप चाहते हो कि 50% 70% आपका पोटेंशियल आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दे इन 3 ईयर्स, तो ये एक अच्छा बेट दिखता है। अब अपसाइड देखा जाए तो क्लियरली यहाँ पे जो इसका अपर रेजिस्टेंस पॉइंट था 2000 का, ठीक है, यहां तक के ये रैली आएगी। और ये हमने देखा है कि जिस तरह से हमने अपने स्टॉक का एनालिसिस किया था, एक बेसिक वैल्यूएशन पे जो स्टॉक का टारगेट है वो 2100 भी आ रहा था, यानी कि ये जो ट्रेंड है वो अपसाइड इस तरफ अच्छे से बनेगी, क्लियरली बनेगी, और वो सच जस्टिफाई भी होती है जिस तरह से हमने प्राइसिंग मेथोडोलॉजी से हमारे टारगेट्स को समझने की कोशिश की है। और अगर थोड़े से ओवर वैल्यूएशन की तरफ गया शेयर, 75 का गया मल्टीपल, तो डेफिनेटली 2900 यानी कि इसका ये जो अपर रेंज बनता है इसको ब्रेक करके और इसी की जो हाइट है इसको अचीव करेगा। यहाँ पे इतना ही अपसाइड ये यहाँ पे अचीव भी कर सकता है अगर ये अपने इस जोन को ब्रेक करे। तो जिस हिसाब से मैंने 3 ईयर का जो टारगेट बनाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि हाँ, ईपीएस ग्रोथ आएगी, वैल्यूएशन करेक्ट है, तो सबसे पहले तो ये अपने अपर रेंज में आएगा 2000 के करीब, एंड तब उसके बाद जब इसमें ब्रेकआउट आएगा तो ओवर वैल्यूएशन की वजह से 70 के पी मल्टीपल, 80 के पी मल्टीपल पे ये 2900 के करीब जा सकता है। सो टेक्निकली भी ये मेरे को काफी कंफर्ट लेवल देता है। नीचे ब्रेक होने का इसके चांसेस काफी कम है क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट पे है। सो देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। और बाकी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह का जो सेक्टर एनालिसिस है उसको करने में काफी मजा आता है। मैंने यहाँ पे एक नया अप्रोच भी लिया, सेक्टर एनालिसिस के साथ साथ शेयर्स को भी कंपेयर करके यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश की है। तो प्लीज कमेंट में बताइए कि ये अप्रोच आपको कैसा लगा, ठीक है। और इसी तरह के और सेक्टर एनालिसिस वीडियो मैंने यहाँ पे, और इसी तरह से मैंने पेंट सेक्टर का एनालिसिस किया था जहाँ पे हमने इंडस्ट्री को समझी थी और जो पेंट के प्लेयर्स हैं उनको समझा था, उसका लिंक यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड मिल जाएगा। और सिमिलरली हॉस्पिटल सेक्टर का भी एनालिसिस वहाँ पे भी मैंने स्टडी की थी हॉस्पिटल सेक्टर को और उनसे रिलेटेड जो भी की हॉस्पिटल के शेयर्स हैं उनको। तो ये दोनों की लिंक मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको पॉपअप कर देगा, तो प्लीज उन वीडियो को भी चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।